नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। हमारा जो आज का टॉपिक है वो नेपोलियन बोनापार्ट है, जिसका भाग 2 इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हम देखेंगे कि प्रथम काउंसिल के रूप में नेपोलियन के द्वारा फ्रांस में कौन कौन से आंतरिक सुधार किए गए या कौन कौन से सुधार है वो नेपोलियन के द्वारा किए गए। और साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि नेपोलियन के द्वारा प्रथम काउंसलर के रूप में फ्रांस की जनता के समक्ष कौन कौन सी नई बातें या कौन कौन से नए सुधारात्मक प्रयास है वो किए गए। तो सबसे पहले चलिए नेपोलियन के आंतरिक सुधारों की हम बात कर लेते हैं। प्रथम काउंसलर के रूप में 1799 से 1804 के बीच में, जब नेपोलियन शासक नहीं था बल्कि प्रथम काउंसलर था, यानी 3 काउंसिलों में से सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था, तो उस समय इसके द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए। सबसे पहले जिस चर्चा करें, आर्थिक सुधार के रूप में इसके द्वारा बड़े प्रयास किए गए। और आर्थिक ये सुधार के रूप में अगर हम बात करें तो नेपोलियन के द्वारा 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई, जो देश की सबसे शक्तिशाली वित्तीय संस्था बन गई। और 1803 में बैंक ऑफ फ्रांस को बैंक नोट जारी करने का अधिकार दिया गया। नेपोलियन ने राजस्व संग्रह की व्यवस्था को केंद्रीकृत कर दिया। फ्रांस के विभिन्न क्षेत्रों से राजस्व वसूली का कार्य अब केंद्र सरकार द्वारा जो प्रत्यक्ष नियुक्त अधिकारी थे उनके द्वारा किया जाने लगा। इसके अलावा नेपोलियन ने सरकारी खर्चों में सख्त मितव्ययता रखने का प्रयास किया, यानी मितव्ययता रखने के आदेश जारी है उसके द्वारा किए गए। तो इस तरह से आर्थिक स्थिति को सुधारने में नेपोलियन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा अगर हम बात करें नेपोलियन के द्वारा और क्या कुछ किया गया, तो उसमें भी आप देखेंगे कि नेपोलियन के द्वारा सामाजिक सुधार के कार्य है वो भी बड़े स्तर पर किए गए। सामाजिक सुधार के रूप में नेपोलियन सामाजिक वर्गों के बीच में समानता स्थापित करने के लिए, या जो क्रांति की मूल भावना थी समानता स्थापित करने की, उसके लिए बड़ा संघर्षशील था और एक तरह से समानता स्थापित करने में इसके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया गया। कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के द्वारा जो एक वर्चस्व स्थापित किया गया था उसको शांत करने में भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेपोलियन ने सामंती विशेषाधिकारों को स्वीकार नहीं किया, न ही वर्ग भेद मूलक राजस्व व्यवस्था को इसके द्वारा स्वीकार किया गया। लेकिन नेपोलियन सामाजिक समानता का जो सिद्धांत था उसमें जरूर कुछ न कुछ रूप में विश्वास रखता था और एक तरह से समानता स्थापित करने का कार्य इसके द्वारा किया गया। शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति अपनाने पर इसके द्वारा जोर दिया गया। नेपोलियन के काल में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े स्तर पर कार्य हुए और प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, विश्वविद्यालय, तकनीकी, व्यावसायिक और सैनिक सभी प्रकार की शिक्षाओं के लिए व्यापक ढांचा तैयार किया गया। नेपोलियन द्वारा की गई नई व्यवस्थाओं के अनुसार प्राथमिक या आरंभिक शिक्षा की व्यवस्था प्रत्येक क्षेत्र के अंदर लागू करने का प्रयास किया गया। माध्यमिक विद्यालयों में फ्रांसीसी भाषा, लैटिन भाषा तथा आरंभिक विज्ञान की शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति का जो ध्येय था वो ये था, ईसाई धर्म के नैतिक सिद्धांतों में विश्वास तथा राज्य के प्रमुख व्यक्ति यानी नेपोलियन के प्रति स्वामी भक्ति पैदा करना। तो इस तरह से एक नई शिक्षा नीति इसके द्वारा लागू की गई, जिसमें नेपोलियन को एक अधिनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया और जो छात्र है वो नेपोलियन को एक अच्छे शासक के रूप में स्वीकार करे। इसके द्वारा 1802 में चर्च के साथ एक धार्मिक समझौता किया गया, जिसको कॉनकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। यानी कई बार पूछा जाता है कि कॉनकॉर्ड क्या है, तो ये धार्मिक व्यवस्था है। क्रांति के काल में क्या हुआ था, राज्य एवं कट्टर कैथोलिक ईसाइयों के मध्य वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। क्रांतिकारियों द्वारा चर्च पर राजकीय नियंत्रण स्थापित करने के प्रयास से बहुत से जो धर्माधिकारी है तथा अंत के शासनकाल की ईसाइयत विरोधी गतिविधियों के कारण वो क्रांति से विमुख हो गए थे। तो पोप ने भी फ्रांस की सरकार के साथ संबंध विच्छेद
कर लिया था। तो इसलिए अब नेपोलियन ने पोप व फ्रांस के असंतुष्ट कैथोलिक ईसाइयों का राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने के लिए एक तरह से धर्म व राज्य के बीच में एक समझौता करने का प्रयास किया। धर्म के बारे में नेपोलियन का स्पष्ट विचार था कि मैं धर्म में विश्वास नहीं करता। मिस्र में मैं मुसलमान बन गया और इस प्रकार वहाँ कदम रखा और इटली के पादरियों का समर्थन करने के लिए मैं अल्ट्रामोंटेंट बन गया, यानी पोप धिक्कारवादी, यानी एक तरह से ईसाई या कैथोलिक बन गया। यानी उसका जो धर्म था वो एक तरह से आवश्यकता के अनुरूप स्वार्थों से परिपूर्ण था। तो इस तरह से इस समझौते के द्वारा नेपोलियन के द्वारा फ्रांस में कैथोलिक धर्म को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गई कॉन्कॉर्ड के माध्यम से। यद्यपि कैथोलिक ईसाई धर्म को फ्रांस का राजधर्म नहीं घोषित किया गया तथा फ्रांसीसी जनता की धार्मिक स्वतंत्रता एवं धार्मिक सहिष्णुता की भावना का सम्मान यथावत रखा गया, तथापि धर्म संधि में स्वीकार कर लिया गया कि फ्रांस की बहुसंख्यक जनता कैथोलिक धर्म को मानने वाली है। पोप ने भी फ्रांस में क्रांति काल के दौरान अधिकृत किए गए चर्च की भूमि पर अपने अधिकार त्याग दिए तथा फ्रांस की सरकार ने पादरियों को वेतन देने का उत्तरदायित्व है वो भी अपने ऊपर ले लिया। नए धर्माधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व फ्रांस की सरकार के प्रति स्वामी भक्ति की शपथ लेनी पड़ती थी। तो इस तरह से इसके द्वारा पोप के साथ ये संधि की गई। अगला नेपोलियन की कानून संहिता जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिसमें विभिन्न प्रकार के कानूनों का संग्रह किया गया और इसमें इन कानूनों को कई भागों के अंदर बांटा गया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिसमें फ्रांस की नागरिक संहिता या नेपोलियन की कानून संहिता के अंदर समय के अनुसार उसको कई भागों में बांटा गया। जैसे नागरिक प्रक्रिया की संहिता है, वाणिज्य संहिता है, आपराधिक प्रक्रिया की संहिता है, दंड विषयक संहिता है। नेपोलियन की कानून संहिता ने क्रांति की उपलब्धियों को सुदृढ़ बनाया, जैसे कि नागरिक समानता का अधिकार है, धार्मिक प्रभाव से मुक्त कानून एवं धार्मिक सहिष्णुता है, सभी उत्तराधिकारियों के लिए विरासत की समानता है, कृषकों का भूस्वामित्व है, सामंतवाद एवं विशेषाधिकारों का अंत है, दास प्रथा की समाप्ति। इस तरह के महत्वपूर्ण कार्य इसके द्वारा किए गए। एक बार नेपोलियन ने कहा भी था, बाद में जब ये सेंट हेलेना में निर्वासित जीवन जी रहा था तो उसने कहा था कि मेरी वास्तविक कृति इस बात में नहीं है कि मैंने 40 युद्ध जीते। वाटरलू का जो युद्ध है वो मेरी विजयों की स्मृति को मिटा देगा, जिसे कभी नहीं मिटाया जा सकेगा, जो निरंतर स्थायी बनी रहेगी, वो है मेरी नागरिक संहिता या सिविल कोड, जो जिसके रूप में इसने महत्वपूर्ण कार्य किया था। अब अगला जो बात है वो है सार्वजनिक हित के कार्य एवं सांस्कृतिक अभिरुचि भी इस पीरियड के अंदर नेपोलियन ने दिखाई। नेपोलियन ने फ्रांस में संचार एवं वाणिज्यिक सुविधा के लिए अनेक मार्ग बनवाए। इसके अलावा उसने कई पुल बनवाए, नहरों एवं जल मार्गों की व्यवस्था को सुचारू किया, नौसैनिक के वाणिज्यिक बंदरगाहों का भी विस्तार किया। नेपोलियन के काल में अनेक राज्य प्रासादों की मरम्मत व अलंकरण का कार्य हुआ, नए स्मारक बनाए गए, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगाए गए। इटली, स्पेन एवं नीदरलैंड से लाई गई बहुमूल्य कलाकृतियों से फ्रांस के संग्रहालय तथा महलों को सजा दिया गया। पेरिस शहर का सौंदर्यीकरण किया गया। इस तरह काउंसिल के काल में पेरिस का विकास यूरोप के आमोद केंद्रित नगर यानी एक प्लेजर सिटी के रूप में होने लगा और नेपोलियन के काल में पेरिस की जो संख्या वो बढ़कर दुगनी हो गई। तो इस तरह से नेपोल ने फ्रांस के सांस्कृतिक कार्य के रूप में भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था। अब इसके बाद में अगर हम देखें, नेपोलियन जब सम्राट बन जाते हैं तो सम्राट के रूप में 1804 से और 1808 तक, जब तक नेपोलियन का चरम उत्कर्ष नहीं हो जाता है तब तक नेपोलियन के द्वारा बहुत बड़े कार्य किए गए। जैसे हम 1804 में क्या होता है, नेपोलियन अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर लेते हैं, यानी शासक बन जाते हैं। एक तरह से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत शासक को समाप्त करने के साथ हुई, लेकिन वही नेपोलियन बाद में फ्रांस का एक तरह से सम्राट बन जाता है, शासक बन जाता है। इस पीरियड के अंदर उसके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जैसे ग्रेट ब्रिटेन के साथ इसका संघर्ष चला 1803 से 1805। इस संघर्ष में ये अच्छी तरह से समझ गया कि इंग्लैंड को हराना आसान नहीं है, क्योंकि नौसैनिक शक्ति इंग्लैंड के बहुत मजबूत है और उसका कभी किसी प्रभावी योजना के तहत ही मुकाबला किया जा सकता है। इसी बीच फ्रांस के विरुद्ध तृतीय संयुक्त गठबंधन बना 1805 ईस्वी के अंदर, और इस
गठबंधन के अंदर ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रूस व स्वीडन जैसे देश थे जिसको इसने बारी बारी से पराजित किया। जैसे ऑस्ट्रिया को 1805 में पराजित कर लिया और जो ऑस्ट्रेलिस का युद्ध लड़ा गया उसमें ऑस्ट्रिया पराजित हुआ और उसको प्रेसबर्ग की संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी बीच इस संधि के बाद नेपोलियन ने जर्मनी के अंदर कई राज्यों का पुनर्गठन किया और नेपोलियन को राजाओं के निर्माता के रूप में स्थापित किया गया। एक चक्रवर्ती सम्राट की शैली में नेपोलियन ने अपने अधीनस्थ बाह्य क्षेत्रों में अपने परिवार के लोगों को राजा बनाना आरंभ कर दिया। 1806 ईस्वी के अंदर इसने कई जगहों पर अपने ही परिजनों को राजा बनाया। जैसे नेपोलियन ने बटाविया गणतंत्र को राजतंत्रात्मक रूप में बदल दिया और अपने भाई लुई को वहाँ का शासक नियुक्त किया। दूसरे भाई जोसेफ को नेपल्स का शासक नियुक्त किया और इसके अलावा उसने जर्मनी के दक्षिण में जो बवेरिया, बेटनबर्ग थे वहाँ पर भी इनको राजतंत्रों में बदल दिया। जर्मनी को भी इसके द्वारा पुनर्गठन किया गया। एक तरह से कहा भी जाता है कि जर्मनी के एकीकरण या जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाला था तो वो नेपोलियन था। ये कई बार पूछा भी जाता है। इसके अलावा पर्सा पर इसने आक्रमण किया और उसको भी पराजित करने के लिए विवश किया। रूस के ऊपर भी इसने आक्रमण किया और रूस को भी फर्डिनैंड के युद्ध में इसने करारी मात दी और एक तरह से रूस के ऊपर अपना प्रभाव स्थापित किया। विवश होकर रूस के द्वारा यानी रूस का उस समय जो शासक अलेक्जेंडर प्रथम था उसने फिर नेपोलियन के साथ टिलसिट की संधि की और नेपोलियन की बातों के ऊपर ही उसको संधि मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो इस तरह से इन विजयों से पूरे यूरोप के अंदर नेपोलियन का वर्चस्व स्थापित हो गया था। इसी को नेपोलियन का चरमोत्कर्ष कहते हैं। टिलसिट की संधि ने फ्रांस के विरुद्ध तृतीय संयुक्त गठबंधन को समाप्त कर दिया तथा नेपोलियन को यूरोपीय महाद्वीप का स्वामी बना दिया। तिलसित के पश्चात का एक वर्ष नेपोलियन के साम्राज्य का एक तरह से चरमोत्कर्ष था, जब नेपोलियन की तूती पूरे यूरोप में नहीं बल्कि विश्व इतिहास के अंदर गूंजने लगी। नेपोलियन के अधीन फ्रांस का विस्तार पो नदी से लेकर उत्तरी समुद्री तक था। पोप के अधीनस्थ राज्यों से लेकर राइन नदी तक था। वह इटली का राजा था तो पो की उर्वर घाटी और वेनिस जैसे महत्वपूर्ण शहर भी उसके अधीन थे। नेपोलियन का भाई जोसेफ नेपल्स का शासक था। उसका भाई लुई व उसकी सौतेली पुत्री हार्टेंस हॉलैंड के राजा व रानी बन गए। उसकी बहन एलिस लुक्का के राज्य की राजकुमारी बन गई। स्पेन एवं डेनमार्क के राजा उसके प्रशंसक थे। रूस का जार उसका मित्र था। तो इस तरह से 1808 के समय में नेपोलियन एक तरह से अपने चरमोत्कर्ष पर था और चारों ओर यानी मुख्यतः यूरोप के अंदर नेपोलियन का वर्चस्व स्थापित हो गया था। अब आगे हम नेपोलियन का प्रभाव देखेंगे जो अगले वीडियो में देखेंगे।